नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। देखो, हमारे पास डाइपोल मोमेंट की बात चल रही थी, द्विध्रुव आघूर्ण की बात चल रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसके द्वारा किस प्रकार मॉलिक्यूलर की स्ट्रक्चर बताई जा सकती है। अब देखो, आगे हमको बात करनी है। अब कभी कभी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि जो ये द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इसका मापन किया जाता है, तो कैसे किया जा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये द्विध्रुव आघूर्ण का मापन कैसे किया जा सकता है। देखो, द्विध्रुव आघूर्ण का मापन करने के लिए हमारे पास कई अलग अलग विधियां हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का मापन करने के लिए हमारे पास कई अलग अलग मेथड हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, एबर्ट विधि है, ठीक है, एबर्ट विधि है, तापीय विधि है। पहले मैं एक बार नाम बता देता हूँ, फिर इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एबर्ट विधि है, तापीय विधि है, अपवर्तन विधि है, ठीक है, डायल्यूट विधि है। तो हमारे पास कई विधियां हैं अलग अलग, जिनके द्वारा द्विध्रुव आघूर्ण का मापन किया जा सकता है। लेकिन देखो बच्चों, हमारे पास जो सिलेबस में है वो केवल 2 विधियां दी गई हैं, जिनमें से ही हमारे पास आती है। उसके अलावा हमारे पास कोई विधि नहीं आती है। आप कहोगे कौन कौन सी? हमारे पास सिर्फ तापीय विधि और अपवर्तन विधि हमारे पास सिलेबस में है। ठीक है, तो ये हमको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास और किसी चीज़ का काम नहीं है। तो आज हम जिसकी बात करेंगे वो है हमारे पास अपवर्तन विधि। अपवर्तन विधि, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन मेथड भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अपवर्तन विधि या रिफ्रैक्शन मेथड। अब ये क्या होता है, इसके बारे में हमको डिस्कस करनी है। देखो, हमको ज्ञात करना है म्यू, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण। हमको ज्ञात करना है द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको एक जिस भी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण निकाल रहे हैं उसका अपवर्तनांक निकालते हैं। उसका क्या निकालते हैं? अपवर्तनांक निकालते हैं। ठीक है, देखो इसकी विधि क्या है। सबसे पहले तो हम अपवर्तनांक निकालते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक से परावैद्युतांक निकालते हैं, है ना, और परावैद्युतांक से फिर म्यू निकलता है। मैंने बिल्कुल सिंपल मेथड बता दिया। विधि का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन मेथड है, अपवर्तन विधि है। तो पहले अपवर्तनांक निकाला जाता है, उसके बाद परावैद्युतांक ज्ञात किया जा सकता है, और उसके बाद म्यू की वैल्यू निकाली जा सकती है। बिल्कुल मैंने सिंपल सा आपको बता दिया। अब आप कहोगे सर कैसे करते हैं? देखो, विधि का नाम भी अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन मेथड है। अब देखो इसमें कैसे निकाला जाता है, ध्यान से सुनना आप, एक एक चीज सुनना। मैथमेटिकल चीज है थोड़ी सी, है ना, तो कहीं पे भी आप मिस मत करना बस। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे हमको एक चीज पता है, हमने पढ़ी है। क्या हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम? एज वी नो दैट PM बराबर PI प्लस PO। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। जब मैंने आपको ध्रुवन पढ़ाया था, पोलराइजेशन पढ़ाया था, टाइप ऑफ पोलराइजेशन पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको इस तरीके से लिखा था, PM बराबर PI प्लस P0। ठीक है, जहाँ पे PM क्या था? PM क्या था? मोलर ध्रुवन था। क्या था? मोलर ध्रुवन था। ठीक है, मोलर ध्रुवन क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में, वहां पे जाके आप देख सकते हो। PI हमारे पास क्या था? PI हमारे पास प्रेरित ध्रुवन था। ठीक है बच्चा, और जो PO है वो हमारे पास क्या है? अभिविन्यास ध्रुवन है। अभिविन्यास ध्रुवन है। ठीक है, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज हो गए, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि मोलर ध्रुवन कैसे निकाला जाता है, प्रेरित ध्रुवन कैसे निकाला जा सकता है, और अभिविन्यास ध्रुवन कैसे निकाला जा सकता है। तो हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे कोई
डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, इसको समझने में बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम आगे सोल्व करें PM बराबर PI, अब हमें देखो जैसे PO की वैल्यू है, देखो PO की वैल्यू निकालनी है, PI की निकालनी है। सबसे पहले हम PO की वैल्यू निकालते हैं, ओरिएंटेशन की वैल्यू निकालते हैं। देखो हमारे पास एक समीकरण होती है, कौन सी समीकरण होती है, डे बाय समीकरण होती है। कौन सी होती है, डे बाय समीकरण होती है, ठीक है। मैंने बहुत पहले इसको पढ़ाया था, इस यूनिट में नहीं पढ़ाया, मैंने पहले पढ़ाया था, मैंने कुछ महीने पहले पढ़ाया था, वहां पे मैंने डे बाय समीकरण पढ़ाई थी, है ना। लेकिन हो सकता है आपने नहीं पढ़ी हो, आपका नया बैच है इस साल का, आपने नहीं पढ़ी हो, तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन में हमारे पास वो रिपीट हो जाएगी डे बाय समीकरण। वहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, मैंने उसको पहले नहीं पढ़ाया क्योंकि वो आपको बाद में ही समझ में आएगी, ठीक है। तो वहाँ पे डे बाय समीकरण होगी, डे बाय समीकरण से हम वहाँ पे हमारे पास PO की वैल्यू दी गई होगी। तो जो PO की वैल्यू हमारे पास होगी वो क्या होगी, 4/3 पाई n, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगी, 4/3 पाई n म्यू स्क्वायर अपॉन 3 KT, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या है, PO की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, PO की वैल्यू होगी। तो अभी तो देखो, अभी के लिए तो आप ये रट लीजिए, ठीक है, PO की वैल्यू अभी तो आप रट लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें जो पाई है वो पाई है, पाई की वैल्यू आपको पता है, n है अवोगाद्रो संख्या है, म्यू है द्विध्रुव आघूर्ण है, k है वो स्थिरांक है, t है वो भी तापमान है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे आगे की बात करते हैं हम। आगे अगर हमको म्यू निकालना है, म्यू क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, तो द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हम क्या करते हैं, म्यू को तो आप एक जगह ले लीजिए, है ना, म्यू को आप एक जगह ले लिए, म्यू स्क्वायर का खाली मैंने म्यू कर दिया, ठीक है। तो ये जो 3KT है, 3KT है वो कहाँ आ जाएगा, वो ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। 9K लिख सकते हैं हम इसको, अपॉन 4 पाई n, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया, ये होगी ना 3 9, इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, है ना। और 4 पाई है वो नीचे चले जाएगा। देखो आप अगर म्यू को एक जगह रखोगे और बाकी चीज़ों को इधर ले जाओगे तो 3 9 ऊपर चला जाएगा, उसके बाद K ऊपर चला जाएगा, ठीक है, T को भी यहीं रखो, है ना। उसके बाद 4 है वो नीचे चला जाएगा और पाई है ना वो भी नीचे चला जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। सॉरी। अब बाकी का क्या बचा हमारे पास, एक तो ये बचा PM, ये भी अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है, PM। PI को इसके साथ ही लेंगे, PI इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और T है, T को हम इसके साथ लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, म्यू की वैल्यू हमारे पास किससे निकाली जा सकती है, इससे निकाली जा सकती है आराम से, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास निकाली जा सकती है। अच्छा देखो, इनकी सबों की वैल्यू अगर रख दी जाए, ये सारे कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू फिक्स होती है, K की, पाई की, n की, अवोगाद्रो संख्या को पता है, सबकी वैल्यू फिक्स होती है। तो इनकी अगर वैल्यू रखी जाए तो हमारे पास आता है 0.128 के लगभग आता है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या है, PM माइनस PI T, ठीक है। तो अगर हमको PM और PI की वैल्यू पता हो और टेम्परेचर पता हो, हमको ताप पता हो, तो हम द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें PM व P का मान ज्ञात हो, PM व P का मान ज्ञात होने पर, PM व PI का मान ज्ञात होने पर म्यू का मान निकाला जा सकता है, म्यू का मान निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर हमको PM और PI पता हो। देखो अब हमको क्या करना है, PM ये ज्ञात करना है, PI का तो हमने निकाल लिया सॉल्यूशन, PI का तो हमने निकाल लिया, अब PM का मान निकालना है। ये PM हमारे पास दिक्कत कर रहा है,
ठीक है, पीएम हमारे पास दिक्कत करेगा, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो पीएम का मान ज्ञात करने के लिए, पीएम का मान ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास पदार्थ है, जो हमारे पास पदार्थ है, पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहां पे निकालते हैं, अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखो मैक्सवेल क्या कहते हैं, एक वैज्ञानिक हुए हमारे पास, उसके बाद मैक्सवेल। तो मैक्सवेल क्या कहते हैं? मैक्सवेल कहते हैं एफ साइलेन बराबर एन आर स्क्वायर, एन आर स्क्वायर। ठीक है, आप कहोगे ये क्या? देखो मैक्सवेल ने कहा था जो हमारे पास क्या है, परावैद्युतांक है, जो हमारे पास परावैद्युतांक है वो किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ परावैद्युतांक क्या होता है। जब मैंने आपको क्लॉसियस-मोसेटी इक्वेशन पढ़ाई थी, समीकरण पढ़ाई थी, तो वहां पे मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, वहां पे आप देख चुके हो। तो वहां पे मैंने हो सकता है जो परावैद्युतांक है उसको डी से डिनोट किया हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं एफ साइलेन से भी डिनोट किया हुआ है कुछ बुकों में, और कहीं कहीं डी से भी डिनोट किया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको तो यहाँ पे सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो परावैद्युतांक है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो हमने कौन सी समीकरण पढ़ी थी? क्लॉसियस समीकरण पढ़ी थी, क्लॉसियस मोसेटी समीकरण पढ़ी थी, समीकरण से। ठीक है, क्लॉसियस मोसेटी समीकरण पढ़ी थी, तो वहां पे हमारे पास क्या था? एफ साइलेन माइनस एफ साइलेन प्लस 2 और पी एम, कुछ इस तरीके से था, है ना। सॉरी, पी एम नहीं, वी एम वॉल्यूम था। ठीक है, मोलर आयतन था, है ना, इस तरीके से। वहां पे हो सकता है मैंने डी लिख दिया हो, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो वो जो हमारे पास वैल्यू होती है वो पीएम की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है बच्चों? पीएम की वैल्यू होती है। ये हमारे पास एफ साइलेन क्या है? परावैद्युतांक है। जो मैंने वहां पे डी लिखा था ना, वो है परावैद्युतांक। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ साइलेन है, एफ साइलेन है, मैक्सवेल ने बताया था जो एफ साइलेन है परावैद्युतांक है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एन आर स्क्वायर माइनस 1 एन आर स्क्वायर प्लस 2। और वीएम हमारे पास क्या है? वीएम अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था वीएम क्या होता है? एम अपॉन डी। ठीक है, एम अपॉन डी होता है। वीएम क्या है? हमारे पास आयतन है, आयतन को हम किससे लिख सकते हैं? एम अपॉन डी से लिख सकते हैं। ठीक है, मास अपॉन जो डेंसिटी है उससे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको एन आर का मान ज्ञात हो, अतः हमको अगर एन आर का मान ज्ञात हो तो हम एन आर का मान निकालते हैं पहले, और फिर उससे परावैद्युतांक का मान निकालते हैं। और जब परावैद्युतांक की वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है? हमारे पास म्यू की वैल्यू निकल ही आती है। ठीक है, तो पहले हम अपवर्तनांक का मान निकालते हैं, अपवर्तनांक पता होना चाहिए, उसके बाद परावैद्युतांक पता होना चाहिए, जिससे हमारे पास क्या निकल के आएगा? पीएम निकल के आएगा। ठीक है, पीएम की वैल्यू आप यहाँ रखोगे इस फॉर्मूले में, और आपके पास क्या निकल के आएगा? डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा, द्विध्रुव आघूर्ण निकल के आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रिफ्रैक्शन मेथड हो गया, अपवर्तन विधि हो गई। ठीक है, तो आज मुझे इतना ही कराना है, बाकी की बात करेंगे हम कल। इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।